नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 9 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी प्रीलिम्स, जो अभी बिहार दरोगा एग्ज़ाम होने वाला है, बीएसएससी का एग्ज़ाम फॉर्म आने वाला है, उसका भी उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सेशन में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इस वीडियो में सारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब आप खुद से वादा कर लेते हैं कि हम एक दिन सफल होंगे, तो आप ज़रूर निश्चित ही उस मंजिल को पा लेते हैं जो आप उसकी कल्पना करते हैं, जिस मंजिल की आप कल्पना करते हैं। इसीलिए आप किसी से नहीं, खुद से वादा कीजिए कि हमें ये करना है और करके ही दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आशा करते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताया गया था, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। उसमें से एक शांति यानी कि पीस प्राइज़ भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन फासो, ऑप्शन नंबर बी नारगेज मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर सी कैटलिन कैरिको, ऑप्शन नंबर डी ड्रू वेशमैन। तो इसमें से नोबेल शांति पुरस्कार जो है यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है, ये यूक्रेन के नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आपको नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए ये सम्मान दिया गया है। सुश्री मोहम्मदी वर्तमान में ईरान की जेल में बंद है। ठीक है, दरअसल ईरान शासन ने उसे 13 बार गिरफ्तार किया, 5 बार दोषी ठहराया और कुल 31 बार जेल में डाला है। ठीक है, 154 कोड़े की सज़ा भी इनको दी गई थी। वह ईरान में अग्रणी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक है। तो यह मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए कार्य करती है। और आपको मालूम होगा कि ह्यूमन राइट्स ऐसा एक कार्य है जो सरकार के खिलाफ ही होता है कार्य, इसलिए इनको ये गिरफ्तार भी सरकार के द्वारा की बदनामी का होगा, इसलिए गिरफ्तार भी किया जाता है। हर जगह पे है। आप लोग देखिएगा, मलाला यूसुफजई जो है, उनको भी जब प्राइज़ मिला था तो उनको गोली मारने का गोली मारने का कोशिश भी किया गया था। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किनको मिला था? तो ये मिला था संयुक्त रूप से बेलारूसी मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बलियास्की और रूस मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, ये दो को मिला था। इसके साथ साथ यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को भी मिला था। यानी कि जो 2022 का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार था, वो संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला था, 2 संगठन और 1 व्यक्ति को मिला था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे ये वाला दिया जाता है। और इसका कितना है प्राइज मनी? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत में पुरस्कारों की स्थापना की थी। 2018 में इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी मोहम्मदी को 2018 में एंड्रोई शखोरोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो मानवाधिकारों को बनाए रखने में वैज्ञानिकों में उत्कृष्ट नेतृत्व या उपलब्धियों का भी मान्यता देता है। तो 2018 में इनको मानवाधिकार कार्य के लिए उत्कृष्टता अवार्ड भी मिला था। उस अवार्ड का नाम क्या है? तो एंड्रोई सुखारोव पुरस्कार, इसे भी याद कर लीजिएगा। 2018 में इनको मिला था। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है नोबेल पीस प्राइज़ 2023 का विनर नरगिस मोहम्मदी फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल।
ठीक है, तो ये ईरानी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी हमारा लिटरेचर यानी कि साहित्य में। तो साहित्य में जॉन फासे को मिला है, इसे भी याद कर लीजिएगा। जॉन फासे को फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेबल, यानी कि वॉइस फॉर द मतलब वॉइसलेस के लिए ये जो है इनको मिला है। ठीक है, लिटरेचर में, साहित्य में अपने लेखिकी, इनका लेखक इतना अच्छा है, सुंदर है कि जो इंसान अपने से बोल नहीं सकता उनके लिए ये आवाज़ बन के प्रकट किए हैं अपने लेखकी में। ठीक है, अब मेडिसिन के लिए 2023 का मेडिसिन में किनको मिला है, तो कैटलिन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन को मिला है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो एक हो गया आपका पीस प्राइज, दूसरा लिटरेचर में, दूसरा तीसरा मेडिसिन में, ये 3 कैटेगरी हो गया। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 5 कैटेगरी हो गया है ना। तो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, पियरे एगेस्ट्रोनी को, फ्रैंक क्रॉन्च को और एनी एल हुलियर को मिला है। इसे भी फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट्स एटोसेकेंड पल्सेज ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायनेमिक्स इन मैटर, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में किनको मिला है, तो मोंगी जी ववेंडी, उसके बाद लुइस ई ब्रस, एलेक्सी आई एकीमोव को मिला है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ये क्वांटम डॉट्स के लिए इनको मिला है। और एक और कैटेगरी में इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है, तो वो जब भी होगा हम लोग उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होगा कि पूरा 6 कैटेगरी हमारा साल भर का कंप्लीट हो जाएगा, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब 2022 की बात करें तो फिजिक्स में 2022 में किनको मिला था, एलन एस्पेक्स को, जॉन एफ क्लाउजर को मिला था, एटोन जिंगर को मिला था, जिंजर को। और यहाँ पे देखिए ये इकोनॉमिक्स में 2022 में किसे मिला था, तो बेन एस बर्नांके को मिला था, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला था, फिलिप एच डिगविक को मिला था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में 2022 का है पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय गृह मंत्री ने तीसरे 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी आर के सिंह। तो केंद्रीय मंत्री जो तीसरे 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अमित शाह, भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ठीक है, ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये आयोजन किसके द्वारा किया गया था? NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया था। और इसका उद्घाटन जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अमित शाह ने कहा कि सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दायरे में एक समान आतंकवाद विरोधी संरचना स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि NIA के दायरे में एक आदर्श आतंकवाद विरोधी ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सभी राज्यों में सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच से पदानुक्रम संरचना और मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और इनका कुछ हद तक कहना सही भी है कि जो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर हमारा राज्य और केंद्र दोनों एक साथ समन्वय बना के कार्य करें तो और भी कार्य करने में मतलब सफलता हासिल होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अमित शाह ने कहा कि सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को क्रूर रवैया अपनाना होगा ताकि नए आतंकवादी संगठन न बन सके। ठीक है, NIA, ATS और STF का काम सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें आतंकवाद के लिए नए स्वरूपों का मुकाबला करने के लिए भी डट कर सोचना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो NIA है, ATS है और STF है, ये तीनों लोग सिर्फ जांच तक ही सीमित रहे। ये लोग नए मतलब वो जो ढांचा है उसको तैयार करें कि और किस प्रकार से हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्य एजेंसियां सभी प्रकार के आतंकवाद पर मजबूती से अंकुश लगाने में सफल रही है। ठीक है, आतंकवादियों के डेटाबेस का उपयोग सभी आतंकवादी विरोध एजेंसियों द्वारा जांच, अभियान, रोकथाम और कार्यवाही के लिए भी किया जाना चाहिए।
इसे याद कर लीजिएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये कब से कब हुआ है, तो 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली में हुआ है आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है डेट अगर पूछे तो। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खबरों में है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी रसिया, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश को, ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश को रूपपुर परमाणु संयंत्र ऊर्जा को चालू करने के लिए रूस के द्वारा यूरेनियम प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि रूस जो है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चालू करने के लिए रूस जो है बांग्लादेश को यूरेनियम सप्लाई किया है, और ये यूरेनियम का दूसरा खेप है। बांग्लादेश को अपने रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूस से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त हो गई है, और ये दूसरी बार फिर आने वाला है। ठीक है, रूपपुर परमाणु संयंत्र के चालू होने के बाद बांग्लादेश दुनिया का 33वां परमाणु संयंत्र उत्पादक देश बन गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दुनिया का 33वां परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने वाला देश बन गया है। ठीक है, रोसाटोम के महान निदेशक एलेक्सी लिकचेव ने एक समारोह में ईंधन सौंपा। यह बांग्लादेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यूरेनियम की दूसरी खेप जो है ये ढाका सहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विशेष विमान से ढाका पहुंचेगी। तो दूसरी खेप भी कहाँ पहुंचेगा? ढाका पहुंचेगा एक विशेष विमान से। एक रूसी ठेकेदार रोस्टोम को 2 इकाइयों के साथ 2400 मेगावाट की रूपपुर परमाणु संयंत्र के निर्माण में शामिल है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ये इसमें रूसी ठेकेदार है। और यहाँ पे 2 इकाई है जो कि एक इकाई 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 1200 मेगावाट इंटू 2। ठीक है, तो 1200 मेगावाट इंटू 2 होगा, इसलिए यहाँ पे 2 इकाई है, 2400 मेगावाट का बिजली पैदा होगा। ठीक है, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना है। परमाणु ईंधन को पुनः लोड करने के बाद 1 वर्ष तक बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। रूस ने रूपपुर प्लांट का खत्म हो चुका ईंधन अपने देश वापस ले जाने का भी वादा किया है, यानी कि ईंधन जो खत्म हो जाएगा वो भी अपना देश वो वापस लेकर चला जाएगा, ये भी वादा किया है। अब आते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, आप लोग सभी जानते हैं, और जो करेंसी है वो टका है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेख हसीना है। इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बांग्लादेश की बात करें तो मैत्री जो एक्सप्रेस है वो भारत बांग्लादेश के बीच चलता है। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। एक्सरसाइज की बात करें तो बोंगो सागर जो है ये भारत बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज होता है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शन नंबर ए 4 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 6 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 7 अक्टूबर। तो देखिए विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस जो है ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 6 अक्टूबर। अब सेरेब्रल आपको मालूम होगा कि ये मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जो है सेरेब्रल पाल्सी की स्थिति से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का जो थीम है वह है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। इसे भी याद कर लीजिएगा, ये छोटा है इसलिए थीम ये पूछा जा सकता है। ठीक है, विषय एकता, सहयोग और आपसी समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालना है, यानी कि खुद एक सहयोग करना, ठीक है, एकता बनाए रखना और आपसी समर्थन के ऊपर ये विषय वस्तु बनाया गया है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एक साथ। ठीक है, इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जब व्यक्ति, परिवार, देखभाल करने वाले और समुदाय एक साथ आते हैं तो वे सकारात्मक परिवर्तन और समावेशन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं। इसीलिए आप सोचिए ना कि जब हम लोग कहीं पे भी
किसी और से लड़ रहे हैं और अकेला लड़ रहे हैं तो हम लोग हताश होकर कहीं ना कहीं उस चीज़ को हार जाते हैं। लेकिन अगर आपका फैमिली आपके साथ है तो आप सोचिए कि आप किसी भी हारे हुए चीज़ को भी जीतने का शक्ति रखते हैं। इसलिए टुगेदर स्ट्रॉन्गर इस बार का थीम है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों और वयस्कों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पूरे भारत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके सेरेब्रल पाल्सी दिवस मना रहा है। अब देखिए, सेरेब्रल पाल्सी है क्या? तो ये एक मस्तिष्क के हिस्से का असामान्य विकास, यानी कि कोई भी दिमाग का ऐसा भाग जो ज़्यादा अच्छा से विकसित नहीं हुआ है या मस्तिष्क के उन हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है जो गति को नियंत्रित करता है, या फिर माइंड का ऐसा हिस्सा जो कि गति को नियंत्रित करता है उसका क्षति होना, उसका नुकसान पहुंचने से ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यह विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के चलने फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता में प्रभावित होता है। यानी कि वो कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है, संतुलन ठीक नहीं होता है, तो इस प्रकार का इसमें मतलब देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये कमी है। तो दिमाग का अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व सेरेब्रल दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया है, ये किस अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, मस्तिष्क होगा, ठीक है। चलिए, इंग्लिश है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेज जो देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। विश्व पारेवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पूर्ण प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है हिंसा को ना कहें, 2023 का थीम, ठीक है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व शिक्षक दिवस 2023 की जो थीम है, हमें जिस शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता है, ये इस बार का थीम है। अब विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। विश्व मुस्कान दिवस ये भी 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, हम लोग आगे भी इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय वायु सेना दिवस ये कल मनाया गया 8 अक्टूबर को, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे विश्व डाकघर दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 35% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो अभी देखिए, ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जितने भी सरकारी ये है नौकरियां हैं, सिर्फ ये क्या बोलते हैं वन विभाग को छोड़ के उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया है। राज्य सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1997 में संशोधन किया है,
ठीक है। सीधी भर्ती के चरण में राज्य के अधीन सेवा वन विभाग को छोड़कर 35% पद महिलाओं के पक्ष में आरक्षित होंगे और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कंपार्टमेंट वार होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% रिक्तियां महिलाओं द्वारा भरी जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त 50% शिक्षण पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। शिक्षण पद जो है यानी कि टीचर्स वगैरह अगर वैकेंसी निकलेगा तो उसमें 50% जो है वो महिलाओं को आरक्षित दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों को चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाले राज्यों में से एक था। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार के द्वारा भी 35% आरक्षण पहले ही लागू कर दिया गया है। ठीक है। यदि संपत्ति किसी महिला के नाम पर है तो राज्य इसकी रजिस्ट्री के लिए रियायती शुल्क में भी प्रदान करेगी। यानी कि अगर इसका रजिस्ट्री हो रहा है और वो ज़मीन किसी महिला के नाम पर है तो उस जो रजिस्ट्री का खर्चा आता है उसमें भी छूट मिलेगा। राज्य के कुल 5 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से 2 करोड़ 72 लाख महिला मतदाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा भी आपको मालूम होगा कि जुडिशियल सर्विस में 10% EWS रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी अनाउंसमेंट हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में स्पिनोजा प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जोईता गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर के अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर संजय चौधरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 ये डॉक्टर जोईता गुप्ता को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। डॉक्टर जोईता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। डॉक्टर जोईता गुप्ता भारतीय मूल की प्रोफेसर है, लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए मिला है। तो यह पुरस्कार इनको कहाँ मिला है? तो नीदरलैंड में मिला है। और किस लिए मिला है? तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर जोईता गुप्ता को मिला है। ठीक है। नीदरलैंड में शिक्षा विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिक ग्राफ ने 4 अक्टूबर 2023 को द हेग में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है। स्पिनोजा पुरस्कार डच विज्ञान में सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। डच विज्ञान में यह सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा पुरस्कार। डच रिसर्च काउंसिल पुरस्कार की कीमत लगभग 1.5 मिलियन यूरो है, इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रोफेसर जोईता गुप्ता इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के उपयोग से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने का इरादा रखती है। ठीक है। यानी कि जो ये 1.5 मिलियन यूरो है ये डॉक्टर जोईता गुप्ता किस पे खर्च करेंगे? तो अनुसंधान पर, वैज्ञानिक अनुसंधान पर, रिसर्च पर और उनका नॉलेज पर ये खर्चा करेंगे। ठीक है। जोईता गुप्ता एक डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। वह एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर है, लेकिन भारतीय मूल की है ये, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये है जोईता गुप्ता, इसे भी याद कर लीजिएगा, जोईता गुप्ता। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर संजय चौधरी जो है वो वर्ष 2023 के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं, जो कि ऑप्शन में था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये जोईता गुप्ता हैं जिनको अभी स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। और ये क्या हैं? तो आपको मालूम होगा कि ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए, पर्यावरण परिवर्तन के लिए इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किस खेल से संबंधित है ना। तो खेल पूछ लिया गया है। अभी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम जो महिला की है और पुरुष की है, ये दोनों भी क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में। तो ठीक है। अभी टोटल जो एशियन गेम्स में हम लोग लगभग 107 मेडल जीत चुके हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा है ये किस खेल से संबंधित है?
तो ये खेल ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी शतरंज, ऑप्शन नंबर सी भाला फेंक, ऑप्शन नंबर डी डिस्कस थ्रो। तो नीरज चोपड़ा है, आप लोग सभी को जानते हैं कि ये भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, भाला फेंक। ठीक है, जेवेलिन थ्रो। एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते हैं। 4 अक्टूबर को एक और ऐतिहासिक क्षण बनाते हुए दुनिया के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो में विश्व के नंबर 1 प्लेयर हैं। चीन के होंगजाओ में चल रहे 19वें एशियाई गेम्स में नीरज चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 88.88 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही चोपड़ा ने अपने खिताब और दुनिया के नंबर 1 पद का भी बचाव किया। उन्होंने अंतिम थ्रो में 88.88 मीटर के प्रयास के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के किशोर जेना ने 87.54 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल भी जीता है। तो किशोर जेना का भी नाम याद रखिएगा, ये सिल्वर मेडल जीते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा भाला फेंक में ही, भाला फेंक में। अब एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में आप इसमें देख लीजिए, भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम फाइनल में भी स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार 107 पदक के आंकड़ा पार कर लिया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों की बात करें तो 2016 में भी स्वर्ण पदक जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीते थे और दक्षिण एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते थे। 2018 में एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीते थे, इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में अभी डायमंड लीग हुआ था, यहाँ पे भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ इसमें भी गोल्ड मेडल जीते और इसके साथ अभी जो चल रहा है एशियन गेम्स इसमें भी गोल्ड मेडल जीते हैं इन, और शायद यही रीज़न है इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अब रही बात इसका एशियन गेम्स 2023 का, तो पहला जो गोल्ड मेडल है वो किस खेल में आया है, तो शूटिंग में आया है, जो रुद्रांश और ऐश्वर्या और दिव्यांश के द्वारा 3 लोगों के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है, तीनों के द्वारा। ठीक है, और इस एशियन गेम्स 2023 में पहली बार 41 साल के बाद घुड़सवारी में भी गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अन्नू रानी ये नीरज चोपड़ा के साथ साथ आपको अन्नू रानी का भी नाम याद रखना पड़ेगा, अन्नू रानी, क्योंकि ये जो अन्नू रानी है ये भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीती है, अन्नू रानी, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अन्नू रानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद अतिरिक्त अशोक जो है ये गोल्फ में सिल्वर मेडल पहला बार हम लोग भारत गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमने आपको बता दिया कि क्रिकेट में महिला और पुरुष दोनों टीम गोल्ड मेडल जीत के आया है और हॉकी मेंस टीम भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में विश्व मुस्कान दिवस 2023 कब मनाया गया, तो अभी हम लोग हाल ही में डिस्कस किए 6 अक्टूबर को स्माइल डे मनाया जाता है, वर्ल्ड स्माइल डे 2023। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 6 अक्टूबर। ठीक है, विश्व मुस्कान दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को यह मनाया जाता है, इस बार 6 अक्टूबर था। ठीक है, मुस्कान 2023 में यह दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। स्माइल डे मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि साल भर में एक दिन मुस्कुराहट और दयालु कार्य के लिए समर्पित करना चाहिए। 1999 में विश्व मुस्कान दिवस पहली बार कलाकार हॉर्वे बॉल द्वारा मनाया गया था। 1963 में वार्चेस्टर मैसाचुसेट्स के एक व्यावसायिक कलाकार हार्वे बॉल ने स्माइली चेहरा बनाया था। हार्वे बॉल ने हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस घोषित किया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। 2001 में हार्वे बॉल के नाम और स्मृति का सम्मान करने के लिए हार्वे बॉल वर्ल्ड स्माइल फाउंडेशन की भी स्थापना किया गया था और ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड स्माइल डे। ठीक है, इसी बात पे आप लोग भी, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो कृपया स्माइल करते रहिएगा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो देखिए, वेयर विल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम, तो ये नई दिल्ली में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज से बिलोंग करती हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है झारखंड की गवर्नर भी रह चुके हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये दिल्ली में जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी और ये कब से कब होगा? तो 9 अक्टूबर यानी कि आज से 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह जेंडर प्लेटफॉर्म इस 4 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, सम्मेलन का शीर्षक जो है अनुसंधान से प्रभाव तक उचित और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये इसका शीर्षक है। ठीक है, सम्मेलन खाद्य प्रणाली में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं के मुद्दों पर समाधान करेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है लिंग और कृषि खाद्य प्रणालियों में समावेशन पर अत्यधिक ज्ञान साझा करने की ओर बढ़ावा देना। ठीक है, ये अनुसंधान और अभ्यास के बीच अंतर को कम करने और लिंग समान और सामाजिक रूप से समावेशी लचीली खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सम्मेलन में लगभग 60 देशों से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक और भारतीय महिला उद्यमी अपने काम और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि इनोवेशन का भी इसमें प्रदर्शनी होगा। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ICAR होगा, हम ICMR बोल दिए थे, वो सॉरी है ना। ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कंसल्टेटिव ग्रुप इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च CGIAR के द्वारा इसका होस्ट किया जा रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार मतलब तीसरी बार किसी देश को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है, वो भी तीसरी बार है ना। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो ये जो है ये भारत को चुना गया है और ये बहुत ही गर्व की बात है। लगातार जो है ये तीसरी बार भारत एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। भारत 2018 से 2021 में पहली बार अध्यक्ष था, 2021 से 2023 में दूसरी बार अध्यक्ष बना और फिर इस बार अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद AIBD के इतिहास में यह पहली बार ऐसा है कि कोई देश तीसरी बार राष्ट्रपति पद संभालेगा। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तहत की गई थी। वर्तमान में 44 देशों में 92 सदस्य हैं, जिनमें से 26 सरकारी सदस्य हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत यूरोप अफ्रीका राज्य और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रीय 44 सहयोगी संगठन AIBD के सदस्य हैं। भारत AIBD के संस्थापक सदस्य हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रसार भारती इसी संगठन में भारत के प्रतिनिधि हैं। AIBD के 21वें आम सम्मेलन और एसोसिएटेड मीटिंग 2023 की अध्यक्षता जो है ये प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव त्रिवेदी ने की थी। ठीक है, और ये बैठक जो है ये 2 से 4 अक्टूबर तक मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित की गई है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो AIBD के जो संस्थापक सदस्य के रूप में
भारत है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये तीसरी बार अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। और ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन और बढ़ा रहेगा, और भी हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके सामने समक्ष लेकर आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।